नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अतुल्यम अकेडमी ऐप पर जो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे भूगोल के अंतर्गत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें पृथ्वी की गति के बारे में। पिछली कक्षा में हमने देखा कि पृथ्वी की जो आधारभूत तथ्य हैं, उसमें अक्षांश और देशांतर की हमने चर्चा करी। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर का जो लाभ है वो हमें कहाँ मिलता है, सापेक्ष स्थिति निर्धारण के संदर्भ में। तो अक्षांश और देशांतर की चर्चा होने के उपरांत आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियों का क्या प्रभाव है, पृथ्वी की जो गति है वो किस संदर्भ में और किस प्रकार उनका जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, हम उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, पृथ्वी की मुख्य रूप से 2 गति होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पृथ्वी की जो 2 मुख्य गतियाँ होती है, उसमें जो प्रमुख गति है, जिसकी हम बात करेंगे, तो जो प्रमुख गति है, वो आप देखिए कि पहली गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ घूर्णन गति है, उसे ही हम दैनिक गति कहते हैं और घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं और दैनिक गति को हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। यहाँ छात्र कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी परिक्रमा शब्द आए, परिक्रमा का तात्पर्य होता है कि किसी अन्य के संदर्भ में। यहाँ हम बात कर रहे हैं परिभ्रमण, अर्थात अपनी ही दूरी पर घूमना, किसी और के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, तो स्वयं के संदर्भ में। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं पृथ्वी की गति की, वो पृथ्वी के स्वयं के संदर्भ में है। यह ध्यान रखना है, पृथ्वी के स्वयं के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। पृथ्वी के स्वयं के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, जो घूर्णन गति, दैनिक गति या जिसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं, यह परिभ्रमण गति की जो दिशा है, वो दिशा कौन-सी होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी की हम गति की बात करते हैं, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर। ये हमारी पश्चिम दिशा है और ये हमारी पूर्व दिशा है। जो हमारी पृथ्वी है, का घूर्णन अपनी इसी दूरी पर, इसी बिंदु पर जो है, वो अपने उसी स्थान पर घूमती है। उसी स्थान पर घूमने की जो उसकी दिशा है, वो दिशा कौन-सी है? पश्चिम से पूर्व दिशा है। अब ये जो पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूमती है, उसकी जो गति है, वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, या हम कहें अगर सेकंड में बात करें, तो 26.83 किलोमीटर प्रति सेकंड। 26.83 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति वो क्या है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा साथ ही अगर सेकंड में पूछे तो 26.83 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी जो समय अवधि है, वो समय अवधि है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। ये जो समय अवधि है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड हमारी घूर्णन गति की समय अवधि है। इसके जो प्रभाव क्या होते हैं? इससे दिन और रात बनते हैं। अर्थात यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही होती, तो क्या होता? दिन रात नहीं बनते। तो हमारी जो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या है? इससे दिन और रात बनते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सम्मुख आता है, तो जब वो सूर्य के सामने होता है, तो वहाँ दिन होगा, और जो आधा भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होगा, वहाँ रात्रि होगी। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव किसके कारण से है? घूर्णन गति के कारण से है। दूसरा, समय माप की अवधि। समय माप की अवधि भी हमें इससे मिलती है। जो समय है हम करते हैं, एक दिन का जो समय है, वो हम किससे निर्धारित करते हैं? घूर्णन गति के संदर्भ में निर्धारित करते हैं। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, और ये समय के साथ बदलती रहती है। सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन होने के संदर्भ में इस स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। कहीं 12 घंटे की जगह 13 घंटे का दिन होता है, 14 घंटे का भी दिन होता है। तो सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन के संदर्भ में समय की जो माप अवधि है, वो बदलती है, वो हम आगे बात करेंगे। घूर्णन गति जो है, उससे क्या निर्धारित होता है? एक समय की अवधि या एक दिन का जो समय है 24 घंटे, वो निर्धारित होते हैं। ग्रह नक्षत्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होना। हमें क्या होता है, चूंकि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो हमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो किस ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये इसी तरीके से, जिस तरह से हम अगर किसी वाहन में यात्रा करते हैं या
तो हम जिस दिशा में यात्रा करते हैं तो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो हमें उसकी विपरीत दिशा में गति करती हुई दिखाई देती है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो चूंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो हमें बाकी अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो हमें कैसे प्रतीत होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। एक प्रभाव घूर्णन गति का क्या है? ज्वार भाटे के समय में भी अंतर आना। ज्वार भाटा का जो समय है उसमें अंतर आता है, क्योंकि वो अपने स्थान से थोड़ा सा आगे मूव कर जाती है। तो एक स्थान पर जब ज्वार आएगा तो अगला जो ज्वार है वो कुछ समय बाद आएगा उसी स्थान पर, क्योंकि तब तक हमारी पृथ्वी अपने उसी बिंदु से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ जो घूर्णन के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। नक्षत्र दिवस, अर्थात आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, तो नक्षत्र दिवस क्या है? जब हम पृथ्वी की के घूर्णन की गणना जो है वो तारों के रेफरेंस में करें। किसके रेफरेंस में? तारों के रेफरेंस में। तो जब हम घूर्णन की गणना तारों के संदर्भ में करेंगे तो जो पूरा का पूरा एक चक्र लगाने में 360 डिग्री का जो पूरा का पूरा चक्र होगा उसको पूरा करने में, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन है उस घूर्णन को करने में जो समय लगता है वह समय की गणना हम किसके रेफरेंस में कर रहे हैं? तारे के संदर्भ में। तो जो तारों के संदर्भ में जब हम गणना करते हैं तो वह दिवस जो कहलाता है वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। नक्षत्र दिवस का जो समय है 23 घंटे 56 मिनट होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। तो हमें यहाँ सेकंड को हटा के नॉर्मल हम जो बात कर रहे हैं सामान्य रूप से 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। तो जब 23 घंटे 56 मिनट की बात आएगी तो ये सीधा सीधा क्या हो गया? नक्षत्र दिवस हो गया। इसको हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। सौर दिवस की जब हम बात करेंगे, सौर दिवस का जो संदर्भ है वो किस संदर्भ में है? सौर दिवस की जब हम बात करेंगे तो देखिए, एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने में लगा समय, सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने में लगने वाला समय सौर दिवस कहलाता है। अर्थात जैसे हमारी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं, जैसे 0 डिग्री देशांतर, ये मान ली 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरफ भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरफ जो हमारी ये देशांतर रेखाएं हैं, तो हम ये बात यहाँ सौर दिवस की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सौर दिवस की एक मध्याह्न रेखा, चाहे हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार, सूर्य उत्तरोत्तर क्या होगा? 2 बार गुजरेगा, अर्थात यहाँ से गया और वापस इसी स्थान से होकर गुजरेगा। इसमें जो लगने वाला समय है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा, हो सकता है हमने उदाहरण के लिए लिया, आप इसको उदाहरण के रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कहा गया कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर आज दोपहर को 12 बजे का जो सूर्य का लंबवत किरण है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य जो गुजरा आज, कल वह वापस उसी समय 82.5 डिग्री देशांतर पर पहुंचेगा, है ना? तब तक क्या होगा कि हमारी पृथ्वी घूर्णन के कारण थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो उसे उस 82.5 डिग्री पर पहुंचने में थोड़ा सा अतिरिक्त समय लग जाएगा। अतिरिक्त समय लगने के कारण जो है, तो एक किसी भी मध्याह्न रेखा को हम यहाँ उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। किसी भी मध्याह्न रेखा पर सूर्य वापस उत्तरोत्तर 2 बार जब पहुंचता है, पार करता है, तो वह जो समय लगता है, अर्थात एक बार वहां से सूर्य निकला और पुनः वापस उसी देशांतर रेखा पर सूर्य का आना होता है, वह जो समय लगता है उसी पर पहुंचने में जो लगने वाला समय वह सौर दिवस कहलाता है। और इस सौर दिवस का जो समय है वो लगता है 24 घंटे। अर्थात ध्यान रखना है, नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में 4 मिनट का अंतर होता है। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर क्यों होता है? जब सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जब हमने कहा कि पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी दूरी पर घूर्णन कर रही है, और अपनी दूरी पर घूर्णन किस दिशा से किस दिशा में कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। तो जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है और किसी बिंदु पर एक बार गुजरने के बाद पुनः अगर उसको उसी बिंदु पर वापस आना है, तो जो आ रही है सूर्य की किरण वो सूर्य अलग बिंदु है, जब वो उसी बिंदु पर पुनः आएगी जब तक हमारी पृथ्वी थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। ऐसी स्थिति के कारण जो सौर दिवस की बात करते हैं तो उसमें समय लगता है 4 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ये अतिरिक्त समय लगता है, 4 मिनट अतिरिक्त समय लगता है।
यहाँ ध्यान रखना है, नक्षत्र दिवस जो है वो तारों के संदर्भ में बात करते हैं और सौर दिवस जो है वो सूर्य के संदर्भ में बात करते हैं। अब तारों के संदर्भ में हम नक्षत्र दिवस की बात करते हैं, क्योंकि तारे अनंत दूरी पर होते हैं, तो अनंत दूरी पर होने के कारण उनके रेफरेंस में ये 4 मिनट का अंतर नहीं आता है, ये बात ध्यान रखनी है। और सौर दिवस जो है वो सूर्य के संदर्भ में, तो सूर्य पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने में, सूर्य की किरणों को उसी बिंदु पर वापस पहुंचने में जो लगने वाला अतिरिक्त समय वो 4 मिनट लगता है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर एक बार सूर्य के आने के बाद पुनः उसी स्थान पर सूर्य को दोबारा उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के में जो समय लगता है वो सौर दिवस कहलाता है। और सौर दिवस का जो समय है वो कितना होता है, 24 घंटे का समय होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगली कड़ी में हम बात करते हैं अब हमारी पृथ्वी की वार्षिक गति के बारे में। इस वार्षिक गति को हम परिक्रमण भी कहते हैं, अर्थात परिक्रमा करना। हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वहां परिक्रमा में क्या होता है, एक गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के चारों ओर हम परिक्रमा लगा रहे होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो अर्थात केंद्र क्या हो गया, सूर्य। तो केंद्र, सूर्य केंद्रित विचारधारा, इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य केंद्रित विचारधारा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। आपको ध्यान होगा भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले कोपरनिकस से पहले पृथ्वी केंद्रित अवधारणा थी। तो कोपरनिकस जो है, उन कोपरनिकस महोदय के कोपरनिकस महोदय के बाद में, कोपरनिकस महोदय के बाद में कौन सी परिकल्पना आई, सूर्य केंद्रित। और इनके जो पूर्व, इनके पूर्व कौन सी परिकल्पना थी, पृथ्वी केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित। ये जो पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना थी, पृथ्वी केंद्रित अवधारणा थी, ये यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के समय की अवधारणा थी। यूनानी रोमन भूगोलवेताओं का ये मानना था अरब भूगोल की जो पृथ्वी है हमारी वो क्या है, केंद्र में है, और बाकी अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये कोपरनिकस से पहले था। कोपरनिकस महोदय ने सूर्य केंद्रित परिकल्पना पर अपने विचार व्यक्त किए। और आज का जो मान्य मत है वो मान्य मत क्या है, सूर्य केंद्रित संकल्पना। ये ध्यान रखना है, मान्य मत, ये मान्य नहीं है, मान्य मत है सूर्य केंद्रित अवधारणा। और जो वर्तमान में अर्थात केंद्र में कौन है, पृथ्वी, केंद्र में पृथ्वी या सूर्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र में क्या है, सूर्य है, और सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी केंद्रित विचारधारा अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, सूर्य केंद्रित विचारधारा है। और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जब सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है तो सूर्य की चारों ओर उसको परिक्रमा करने में जो लगने वाला समय है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और वो जो गति है किस आधार पर वो अपना पूरा चक्र करती है उसी को हम वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो समय लगता है वो लगभग 1 वर्ष के बराबर होता है, 1 वर्ष के बराबर समय होता है। यहाँ देखिए हम बात करेंगे कि हमें समझ में आ गया कि परिक्रमा करेंगे, पृथ्वी परिक्रमण किसके संदर्भ में करती है, सूर्य के संदर्भ में करती है, सूर्य के संदर्भ में करती है। इसकी जो गति है वो सूर्य के चारों ओर 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो गति करती है इसका जो समय है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 43 सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 43 सेकंड, अर्थात 365.25 दिन, 365.25 दिन। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम गणना की शुद्धता रखने के लिए 365 दिन का 1 वर्ष मानते हैं, 1 वर्ष मानते हैं। और जो बाकी रिमेनिंग है 5 घंटे 48 मिनट और 43 सेकंड, इनको
लगभग ये क्या हो जाते हैं 6 घंटे, 6 ओवर 6 घंटे अनुमानित, ये क्या हो गया राउंड ऑफ में इसको कर दिया। ये जो 6 घंटे का समय है, इस 6 घंटे को हम 4 साल बाद जोड़ देते हैं, 6 इंटू 4 अर्थात 24 ओवर। ये जो 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे प्रति 4 वर्ष बाद, प्रति 4 वर्ष हम एक दिन जोड़ देते हैं, एक दिन जोड़ते हैं। और जब हम एक दिन जोड़ते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि प्रति 4 वर्ष बाद जो फरवरी माह है, फरवरी माह उसमें 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। 28 के स्थान पर कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। तो 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं प्रति 4 वर्ष बाद फरवरी माह में। तो अतिरिक्त दिन जो जोड़ा जाता है वो कौन से माह में जोड़ा जाता है? फरवरी माह में जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रति अतिरिक्त दिन जो है वो कब जोड़ा जाता है? फरवरी माह में जोड़ा जाता है। और जब वो 28 के स्थान पे दिन क्या हो जाते हैं? 29 हो जाते हैं। तो यहाँ जो स्थिति है, आपको ध्यान रखना है कि 365 दिन का एक वर्ष होता है और प्रति 4 वर्ष बाद, जिसको हम लीप ईयर कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो जो 4 वर्ष बाद जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, 29 दिन की होती है, उसे लीप ईयर कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो जो वार्षिक गति के क्या-क्या प्रभाव है? वार्षिक गति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है ऋतु परिवर्तन। वार्षिक गति से क्या होता है? ऋतुएं बनती है, ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो वार्षिक गति में शीतकाल, ग्रीष्मकाल, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, तो जो ऋतुएं बनती है उसका प्रभाव किससे संदर्भ में है? वार्षिक गति के संदर्भ में है, क्योंकि वार्षिक गति के संदर्भ में सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हम यहाँ अभी सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की भी विस्तार से यहाँ अध्ययन समझेंगे कि सूर्य उत्तरायण किसे कहते हैं, सूर्य दक्षिणायन किसे कहते हैं और उसके प्रभाव क्या होते हैं। ध्रुव व्रत निर्धारण होते हैं और सूर्य की ऊंचाई में अंतर आता है। सूर्य की ऊंचाई के अंतर का जो संबंध है वो है उपसौर और अपसौर से, उपसौर और अपसौर की अवस्था से, जो हम आगे बात करेंगे। अब हम देखिए, सूर्य की जो ऊंचाई में अंतर है उसे हम दो नामों से जानते हैं, उपसौर अवस्था और अपसौर अवस्था। तो हम सबसे पहले ये अपसौर और उपसौर क्या है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर जब परिक्रमा करती है, अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिससे पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी में परिवर्तन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपसौर और उपसौर क्या है? दूरी में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन किसके संदर्भ में है? दूरी में परिवर्तन किससे संदर्भ में है? अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसमें परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उन्हें अपसौर और उपसौर कहा जाता है। अब हम जब बात करेंगे अपसौर, अपसौर का जो अपसौर है वो कब होता है? 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई को। तो ये देखिए यहाँ बात समझनी है अपने कि अपसौर का मतलब क्या हो गया? सूर्य जो है और पृथ्वी दोनों के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है, दूर होती है। अप मतलब दूर होना, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है वो अधिक होगी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिक होगी। और जो अधिकतम दूरी है वो अधिकतम दूरी क्या होगी? 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी है वो अधिकतम 152 मिलियन किलोमीटर। इसको हम सूर्योच्च अवस्था भी कहते हैं, सूर्योच्च अवस्था। सूर्य हमारी पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर है तो ये सूर्योच्च अवस्था कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा। सूर्योच्च अवस्था इसे कहते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है देखिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई के समीप ही अगर हम बात करें तो जो सूर्य का उत्तरायण है या सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो हमें 21 जून को कर्क रेखा पर मिलती है। जब हमें 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत मिलेगी तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में हमें कौन सी ऋतु मिलेगी? ग्रीष्म ऋतु मिलेगी, अर्थात अधिक तापमान मिलेगा। क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत होगी तो उसे कम क्षेत्र को पार करके आना पड़ेगा और जब वो कम क्षेत्र को पार करके आएगी तो वह धरातल पर अधिक मात्रा में ऊर्जा लेकर आएगी, ऊष्मा लेकर आएगी। तो सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस दौरान हमें अधिक सूर्यताप मिलता है और इसी दौरान अधिक सूर्यताप, यदि सूर्य और पृथ्वी नजदीक होते तो हमें अधिक सूर्यताप मिलता। तो वर्तमान में जो हमारा टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अगर इस समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिक नहीं होती तो हमें लगभग
7% अधिक सूर्यताप प्राप्त होता। जितना अभी हम ताप प्राप्त कर रहे हैं, उससे भी 7% अधिक सूर्यताप प्राप्त होता। दूसरी बात करते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय चूंकि सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी होती है मकर रेखा पर, तो सबसे अधिक तिरछी होने के कारण वहाँ क्या होता है, तापमान कम प्राप्त होता है। तापमान कम प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होगा, शीत ऋतु होगी। अब वहाँ जो शीत ऋतु है, चूंकि सूर्य की किरणें कम है और अब चूंकि सूर्य की किरणें और अधिक कम मिल रही है, इस कारण वहाँ शीत ऋतु जितनी कठोर होनी चाहिए उससे भी अधिक कठोर होती है। तो शीत दक्षिणी गोलार्ध में मानव आवास कम है संदर्भ में, तो हमें यहाँ बात समझनी है, ध्यान रखना है कि आप देखिए प्रभाव जुलाई माह में उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम दूरी के कारण कम सूर्यताप होता है और कम सूर्यताप लगभग 7% कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि साहब तापमान तो इतना अधिक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इस समय तो सूर्य हमारे बिल्कुल कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है हम पढ़ते हैं कि 45 डिग्री अंकित किया गया, चूरू में 50 डिग्री अंकित किया गया, जोधपुर में 50 डिग्री अंकित किया गया, फलोदी में 50 डिग्री अंकित किया गया, लगभग आधे से अधिक जिलों में 49 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया। तो तापमान तो अधिक है, लेकिन यदि पृथ्वी और सूर्य जो अधिकतम दूरी पर हैं, वो अधिकतम दूरी पर नहीं होकर नजदीक होते, तो हमें ये जो तापमान हमने अंकित किया है, जो आज हम 50 डिग्री, 49 डिग्री, 48 डिग्री अंकित कर रहे हैं, वो तापमान हमें कितना मिलता, 56 डिग्री, 58 डिग्री, 60 डिग्री तक पहुंच जाता। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसी समय जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत मिलती है, उसी समय हमारी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो स्थिति है वो दोनों के मध्य अधिकतम दूरी की होती है, और जब दोनों की जो दूरी है वो अधिकतम होती है, इससे जितना हमें सूर्यताप मिलना चाहिए उससे 7% तापमान कम मिलता है। और उसके कारण जब तापमान 7% कम मिल रहा है फिर भी इतना अधिक तापमान है, तो अगर दूरी कम होती तो और भी अधिक तापमान मिलता। तो ये इसका अपसोर का प्रभाव है। तो ये देखिए कितना एक वैज्ञानिक अप्रोच है कि जब तापमान लंबवत मिलेगा उसी समय हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने से तापमान का जो सूर्य की किरण का पृथ्वी तक पहुंचने का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बढ़ गया, और क्षेत्र बढ़ गया तो उससे जो एनर्जी लॉस है वो अधिक हो गया। इसलिए हमें जो तापमान मिलना है लंबवत किरणों में भी उससे 7% कम मिलता है, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु अधिक तीव्र नहीं हो पाती है, जितनी तीव्र होनी चाहिए थी उससे भी तीव्र नहीं होती, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु अधिक तीव्र होती है। अब कुछ जो स्थानीय प्रभाव है जैसे जलवायु परिवर्तन है, ओजोन क्षीणीकरण है, उनके कारण तापमान में कुछ वेरिएशंस आते हैं, वो स्थानीय कारक हैं। हम केवल अभी पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो आपको अपसौर अवस्था में पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो अपसौर अवस्था है उसमें पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। उसको क्या कहेंगे, सूर्योच्च अवस्था कहेंगे। और उसका प्रभाव क्या होगा कि इस उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल जितना कठोर होना चाहिए उतना कठोर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपसौर की। तो उपसौर देखिए, उपसौर का मतलब मतलब नजदीक आना। तो उपसौर का तात्पर्य क्या है, सूर्य और पृथ्वी नजदीक है, नजदीक है अर्थात न्यूनतम दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी। अपसौर में क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है। कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है वो कितनी है, 147.5 लगभग, इसको राउंड ऑफ में हम कह सकते हैं 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। इस अवस्था को हम कहते हैं सूर्य नीच अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सूर्य नीच अवस्था। अर्थात 3 जनवरी को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये जो अध्ययन कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम दूरी के कारण अधिकतम सूर्य ताप मिलता है। जितना ताप हमें चाहे सूर्य की किरणें तिरछी है फिर भी हमें तापमान क्या होता है, अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता है, 7% अधिक मिलता है। 7% तापमान अधिक मिलता है, इनवर्स काम करता है। क्योंकि पहले जुलाई में सूर्य की दूरी अधिक थी, अब क्या हो गया, सूर्य नजदीक आ गया। तो अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे तो ये इस तरह का उदाहरण है कि ये दो बिंदु हैं। अब एक की दूरी ये इतनी दूर है, यहाँ से सूर्य की किरण प्राप्त होगी, यहाँ क्या होगा, ग्रीष्मकाल थी, ग्रीष्मकाल में दूरी अधिक हो गई सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में,
इसलिए इस किरण को पार करने में अधिक क्षेत्र पार करना पड़ा, इसलिए जितना तापमान होना चाहिए था उससे 7% कम मिला। अब क्या हो रहा है कि शीतकाल आया, शीतकाल में सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी के संदर्भ में क्या हो गई, कम हो गई। अब ये कम हो गई तो यहाँ से सूर्य की ताप को पृथ्वी तक पहुँचने में कम क्षेत्र को पार करना पड़ा, इसलिए चाहे सूर्य की किरण क्या है, तिरछी है, तिरछी होते हुए भी हमें क्या मिल रहा है, सूर्यताप जितना मिलना चाहिए उससे 7% अधिक मिल रहा है। और जब 7% अधिक मिल रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जो है वो अधिक कठोर नहीं होती, तो जितनी शीत कठोर होनी चाहिए उतनी शीत कठोर नहीं मिलती, जिससे और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जितनी अधिक तीव्र ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए उससे भी अधिक तीव्र हो जाती है। तो ये उपसौर की अवस्था, तो आपको ये ध्यान रखना है अपसौर जो है वो कब होगा, अपसौर कब होगा, 4 जुलाई। अपसौर कब होगा, 4 जुलाई। उपसौर कब होगा, उपसौर कब होगा, 3 जनवरी। 3 जनवरी, ये दोनों तिथि आपको याद रखनी है। उपसौर, उप का मतलब नजदीक और अप का मतलब दूर। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में, वार्षिक गति के संदर्भ में। पृथ्वी का जो अक्ष है वो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 साढ़े 23 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है, जिस पर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। ये जो हमारा है ये, अब हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का जो अक्ष है कक्षा तल पर बने लंब से, कक्षा तल पर, ये जो कक्षा तल है इस कक्षा तल पर बना जो लंब है ये लंब है, तो इस लंब से कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये लंब है, इससे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो कोण है ये कोण कितने का है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का, अर्थात पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, वो किसके साथ, कक्षा तल के साथ, पृथ्वी के कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो कक्षा तल पर बने लंब से, कक्षा तल पर बने लंब से कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है, और पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वार्षिक गति और अक्षीय झुकाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये जो पृथ्वी जो है वो क्या होती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, झुकाव है। तो जो वर्टिकल एंगल होता है उससे जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो किस एंगल पर है, वो थोड़ा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और जब ये जो झुकाव है पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 44 मिनट का जो वेरिएशन होता है, इस गति को हम पुरस्करण गति कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन अपनी ही गति पर घूमता है, लेकिन जब ये अपनी गति पर घूमेगा तो ये थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, अपने स्थान पर घूमते हुए भी ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, इस तरीके से। ये जो अपने ही स्थान पर दाएं बाएं होने की जो गति है वो गति पुरस्करण गति कहलाती है, वो गति पुरस्करण गति कहलाती है। काफ़ी वर्षों का समय लगता है इसमें। नेक्स्ट हम कहते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और उसके परिणाम से 4 प्रकार की स्थितियां बनती है, 4 स्थितियां बनती है। 4 स्थितियां कौन सी बनती है जो हम देखते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं हम इसको। ग्रीष्म अयनांत कब होता है, 21 जून। आपको जो तिथियां याद रखनी है इंपॉर्टेंट, 21 जून। 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो लंबवत होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात आप याद रखें कर्क रेखा पर। कहाँ होती है, कर्क रेखा पर, ये ध्यान रखना है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर लंबवत होती है। अब आप ये ध्यान रखिए कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, बांसवाड़ा में भी कुशलगढ़ से और डूंगरपुर में चीखली गांव से। तो जो सूर्य की किरण है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होती है। अब हम यहाँ इस मानचित्र में देखेंगे, तो मानचित्र में देखते हैं ये वाला जो भाग है सूर्य की किरण लंबवत, ये कहाँ होकर गुजर रही, कर्क रेखा पर। इस ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरण क्या है, लंबवत है, सूर्य की किरण लंबवत है कर्क रेखा पर। अब यहाँ क्या होगा, जब सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होगी तो दिन की अवधि कैसी होगी, लंबी होगी, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। तो यहाँ इस समय क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं और
रात्रि छोटी होती है, रात्रि छोटी होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है ऋतु का। तो ग्रीष्म अयनांत की स्थिति को होगा 21 जून को होगा। सूर्य की किरण कहाँ लंबवत होगी? कर्क रेखा पर लंबवत होगी। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? कैसी होगी? उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? लंबी होगी, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा इस दौरान कि ये मकर रेखा की बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ मकर रेखा पर क्या होगा? मकर रेखा पर इनवर्स रिलेशन काम करेगा। मकर रेखा पर क्या होगा इस समय? सूर्य की किरण जब मकर रेखा पर लंबवत होगी, कर्क के संदर्भ में यहाँ क्या होगा? अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण लंबवत है, दिन की अवधि लंबी है, तो उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटे होंगे, दिन क्या होंगे? छोटे होंगे और रात्रि बड़ी होगी, रात्रि बड़ी होगी। तो ये कब के संदर्भ में? 21 जून के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, 21 जून के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए 21 जून ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। उसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रात्रि बड़ी होती है और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दिन की अवधि छोटी होती है और रात्रि लंबी होती है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में इस समय 6 माह का दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये जो पूरा भाग है ये सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए 6 माह का दिन होता है। और दक्षिणी ध्रुव में 6 माह की रात्रि होती है। इस समय दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है? ये 6 माह की रात्रि हो रही है, अंधेरा है, तो 6 माह की रात्रि होती है। ग्रीष्म अयनांत आपको समझ में आ गया। सामान्य से कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा इसमें बड़े विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ तथ्य याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरद विषुव। अब जब हम 21 जून से आगे बढ़ते हैं तो 21 जून से आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये जो मध्य की स्थिति आती है, इस समय क्या होता है कि सूर्य की जो किरण है वो हमें कहाँ मिलती है? 0 डिग्री देशांतर पर। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरण हमें लंबवत कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण हमें लंबवत मिलती है तो पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे। 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की ही रात्रि होगी। तो 12-12 घंटे के 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। ये स्थिति कब होती है? शरद विषुव। ये तारीख कौन सी है? 23 सितंबर को सूर्य की किरण लंबवत हो रही है भूमध्य रेखा पर। अब इसकी जो स्थिति कब है? ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के मध्य है, ये ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, और इसको हम कहते हैं शीत अयनांत। तो शीत अयनांत, तो ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के मध्य, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के मध्य, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के मध्य की जो स्थिति है वो क्या है? शरद विषुव की स्थिति है, 23 सितंबर की स्थिति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीत अयनांत। तो शीत अयनांत में क्या होता है? शीत अयनांत होता है 22 दिसंबर को। सूर्य की किरण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पर लंबवत होती है। ये जो सूर्य की किरण है ये कहाँ लंबवत होगी? मकर रेखा पर। ये वाला जो भाग है मकर रेखा पर, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरण लंबवत होती है। इनवर्स हो जाएगा किससे? ग्रीष्म अयनांत से। शीत अयनांत में क्या हो रहा है? शीत अयनांत में सूर्य किरण कहाँ लंबवत हो रही है? मकर रेखा पर। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या हो जाएंगे? शीत ऋतु होगी तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? लंबी होगी या छोटी होगी? यहाँ टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ दिन की अवधि जो है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और रात्रि क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ रात्रि क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय आपको ध्यान रखना है, सूर्य की किरण जब मकर रेखा पर होगी तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? छोटी। दिन की अवधि क्या हो जाएगी? छोटी। और रात्रि की जो अवधि है वो क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध जहाँ हम बात कर रहे हैं, आप इसको राजस्थान के रेफरेंस में समझ सकते हैं कि जब दिसंबर के माह में
मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो राजस्थान में हमारे यहाँ क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है, तो शीतकाल होता है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है, शीत, और इसी के संदर्भ में हम इसको नाम क्या दे रखा है, शीत अयनांत। अर्थात हमने जो ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत वर्ड दिए हैं वो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में उपयोग किए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि लंबी हो जाएगी, दिन की अवधि क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और रातें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि सूर्य लंबवत होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, लंबी, और रात्रि छोटी। ये जो समय है ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का होगा। उत्तरी ध्रुव पर क्या क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की क्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। 6 माह का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर 6 माह का दिन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, टाइपिंग एरर होने के कारण ये पूरी सीट टाइपिंग एरर में आ गई है, तो मैंने इसको करेक्ट यहीं कर दिया है। सूर्य की किरण लंबवत कहाँ होगी, दक्षिणी अक्षांश पर, मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी तो क्या होगा, दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होगी, और रातें क्या होगी, बड़ी होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि क्या होगी, लंबी होगी, और रात्रि की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव में इस समय 6 माह क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में ये देखिए यहाँ 6 माह क्या होगा, रात्रि, 6 माह रात्रि। दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, 6 माह दिन। तो हम इस रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं 22 दिसंबर, ये बात कर रहे हैं 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं बसंत विषु। बसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को। बसंत विषु कब होगा, 21 मार्च को। इसमें क्या होगा, सूर्य की किरण पुनः भूमध्य रेखा पर लंबवत होगी। तो जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होगी 0 डिग्री अक्षांश पर, यहाँ ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ बात करी कि पहले आया ग्रीष्म से हमने बात करी थी, 21 जून से प्रारंभ किया, फिर हम आए 23 सितंबर को, 23 सितंबर को भी सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत रही। फिर हम आए 22 दिसंबर को, वो शीत अयनांत हमने नाम दिया 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर के बाद हम आ गए 21 मार्च को, और 21 मार्च को हम क्या नाम दिया, बसंत विषु। तो 23 सितंबर और 21 मार्च ये जो दोनों तिथि है, यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, और भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दिन और रात बराबर कब होते हैं। एक तिथि तो है आपकी 23 सितंबर, और दूसरी तिथि है 21 मार्च, 21 मार्च, जब दिन और रात बराबर होते हैं। अब इसकी जो अवस्थिति है बसंत विषु की, वो किस किस के मध्य आता है, तो हम क्या बात करेंगे, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के मध्य, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के मध्य, क्योंकि पहले शीत आया फिर वापस ग्रीष्म आएगा, तो शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के मध्य। समझ में आ गया, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के मध्य यहाँ हम बात करेंगे। तो ये 4 स्थितियां हैं सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में जो ऋतु परिवर्तन को निर्धारित करती है, और ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में 4 स्थितियां हैं। 4 स्थितियां कौन सी, हमने ग्रीष्म से शुरू किया 21 जून, 21 जून के बाद हम 23 सितंबर को आए, 23 सितंबर के बाद में हम पहुंचे 21 मार्च को, और 21 मार्च से हम वापस 21 जून को। अब यहाँ हम बात करते हैं, अगर सूर्य के संदर्भ में हम बात करेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन के कॉन्सेप्ट की, कि कब सूर्य उत्तरायण होता है और कब सूर्य दक्षिणायन होता है। तो अब ये देखिए हम इस अप्रोच में एक डायग्राम से समझते हैं इसको, कि सूर्य कब उत्तरायण होगा और सूर्य कब दक्षिणायन। ये हमारी एक आदर्श स्थिति है, 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी। अब
हम ये बात करते हैं सूर्य किरण के सापेक्ष में। यदि सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत है, सूर्य की किरण कहाँ है? भूमध्य रेखा पर लंबवत है। ये जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत है, ये तिथियां हमारे पास हमें मिल गई थी, और ये तिथियां मिली थी हमें 23 सितंबर और मार्च। अब सूर्य 21 जून को पहुंचेगा, 21 जून को पहुंचेगा कर्क रेखा पर, और सूर्य की स्थिति है यहाँ लंबवत, और ये लंबवत जो स्थिति है ये है 30 जून को। तो सूर्य का कर्क रेखा से कर्क रेखा पर पहुंचने के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर पहुंचने के बाद जब सूर्य कर्क रेखा से पुनः दक्षिण की ओर आता है और मकर रेखा तक पहुंचता है, ये क्रम है, ये दक्षिण की ओर आता है, और यहाँ मकर रेखा पर सूर्य पहुंचेगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। कर्क रेखा 21 जून से लेकर सूर्य के पुनः मकर रेखा पर आने की जो स्थिति है, 21 जून से आगे कर्क रेखा से ऊपर सूर्य कभी भी उत्तरायण नहीं होता, उत्तर की तरफ नहीं जाता। इसका जो लंबवत 90 डिग्री कोण है वो हमारा कहाँ बनता है? केवल और केवल कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा 21 जून से हम बात करते हैं, 21 जून से सूर्य पुनः क्या होगा? दक्षिणी अक्ष की तरफ मूव करेगा। तो कर्क रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य का आना और मकर रेखा पर 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर आना, ये जो क्रम है 21 जून से लेकर 22 दिसंबर के मध्य का जो समय है, ये समय कहलाता है सूर्य का दक्षिणायन होना। धीरे धीरे होता है, तो ये जो समय है ये समय कहलाता है सूर्य का दक्षिणायन होना। तो इस अवधि को हम कहते हैं, यह ध्यान रखना है, 21 जून से 22 दिसंबर के मध्य का जो समय है वो सूर्य दक्षिणायन समय कहलाता है। सूर्य दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर ट्रांसफर होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गति करता है। दूसरा, जब ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाता है, ये 22 दिसंबर से पुनः कर्क रेखा की ओर 21 जून तरफ आता है। ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य का जो समय है वो कहलाता है सूर्य उत्तरायण। ये कहलाता है सूर्य उत्तरायण, ये कहलाता है सूर्य उत्तरायण। ये ध्यान रखना है, 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य का जो समय है ये समय कहलाता है सूर्य उत्तरायण, क्योंकि इस समय जो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है वह पुनः धीरे 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 उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तरी अक्षांशों की ओर आता है और 21 जून को कर्क रेखा पर पुनः आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाती है। और इस सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण हमारे जलवायु कटिबंधों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्धारण भी इसी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कॉन्सेप्ट के कारण होता है। हमारी वायुदाब की जो पेटियां हैं उन वायुदाब की पेटियों का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, अर्थात वायुदाब की पेटियां खिसकती है। इसी का जो प्रभाव है वो हमारा पश्चिमी भागों में मरुस्थलीकरण है। तो बहुत सारे जो भूगोल में वृहद स्तर के प्रभाव हैं वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के संदर्भ में, इसलिए तिथियां जो है और ये जो चारों सूर्य के संदर्भ में स्थितियां हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के वीडियो में, ये आज की जो कक्षा है हमारी उसमें आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट में हम पृथ्वी की जो भूगर्भिक समय सारणी है उस पर चर्चा करेंगे, टाइम स्केल्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हैं वीडियोज़ वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ हमारा जो अतुल्यम ऐप है वो ऐप पर भी हमने कोर्स शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग जो भी छात्र हैं वो ऐप के माध्यम से हमारे कोर्स ले सकते हैं। कुछ समय बाद हमारी जो कक्षा है वो ऐप पर भी अभी प्रारंभ हो गई है, और हमारी जो वेबसाइट है
उस वेबसाइट को भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट का जो लॉन्चिंग प्रोग्राम है वो भी है, आप हमारी वेबसाइट पर भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। धन्यवाद।